हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास ऑन यूट्यूब। और आज का हमारा टॉपिक है वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है, क्या बताता है वैगनर का सिद्धांत। तो थोड़ा सा ब्रीफ में उसको दोबारा रिव्यू करते हैं। वैगनर का सिद्धांत महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के बारे में समझाता है। और वैगनर के अनुसार संसार में जितने भी महाद्वीप हैं वो बहुत समय पहले इकट्ठे जुड़े हुए थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। और इसके चारों तरफ एक बहुत बड़ा समुद्र था जिसको पैंथालासा सी कहा जाता था। वैगनर के अनुसार दो शक्तियों ने पेंजिया को तोड़ दिया, अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया। और वो शक्तियाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उन टूटे हुए भागों को विस्थापित भी कर दिया, जिससे अलग अलग महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई। और बीच में जो भाग था वहाँ पे पैंथालासा सी का जल भरने की वजह से महासागरों की उत्पत्ति हुई। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वैगनर के इस सिद्धांत की आलोचना क्या है और वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में कौन से प्रमाण हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जो सिद्धांत होता है वो किसी वैज्ञानिक या व्यक्ति विशेष के विचार होते हैं। तो कुछ लोग इससे सहमत होते हैं और कुछ इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। तो सबसे पहला प्रमाण है कि वैगनर ने जो जिग्सा फिट की कल्पना की थी, साम्य स्थापना की जो कल्पना की थी, वो सही प्रतीत होती है। वर्तमान समय में जो महाद्वीप है उनकी जो तट रेखा है, उसकी जो आकृति है, उसको अगर देखा जाए तो वह ऐसी लगती है कि एक दूसरे के अपोजिट जो महाद्वीप है, जैसे उधर उत्तरी अमेरिका और इधर यूरोप के तट इस प्रकार के हैं कि अगर उनको इकट्ठा लाया जाए, एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो एक दूसरे में फिट हो जाते हैं, उनकी शेप ऐसी है। इसी प्रकार ब्राज़ील का जो उभरा हुआ भाग है वो अफ्रीका महाद्वीप की गिनी की खाड़ी के अंदर फिट हो जाता है। और इसी तरह की आकृति अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी तट है, भारतीय उप महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया, अगर इनको भी इकट्ठा किया जाए तो ये आपस में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं। तो इससे यही प्रमाणित होता है, यही सिद्ध होता है कि कभी ना कभी ये सभी सथल भाग या महाद्वीप इकट्ठे जुड़े हुए थे। और वैगनर ने भी यही बताया है। ये एक ऐसे एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक फ़ोटो है हमारे पास और उसके अलग अलग हमने जो है पीसीज कर दिए, और जब सब को इकट्ठा करते हैं, पीसीज को लगाते हैं साथ में, तो फिर वो पिक्चर जो है दोबारा हम बना सकते हैं। तो इसी प्रकार वैगनर के सिद्धांत को सिद्ध करती हैं ये बात कि अगर सभी महाद्वीपों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो वो एक दूसरे में फिट होके एक पेंजिया का निर्माण कर लेते हैं। अब दूसरा कि जो पर्वत है उनकी चट्टानों की जो संरचना है और उसमें जो फोल्ड और जो निब पाए जाते हैं, उनका जो पैटर्न है वो भी दोनों तटों पे एक जैसा दिखाई देता है। जैसे उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो अपलेशियन पर्वत है, उसके जो मोड़ है वो फिर दोबारा अटलांटिक महासागर को पार करके यूरोप के जो एल्प्स पर्वत है बिल्कुल एज इट इज उसमें दिखाई देते हैं जाके। और इनकी चट्टानों की जो संरचना है, उनका पैटर्न है संरचना का, वो दोनों का सेम है। और ये तभी संभव है जब ये दोनों सथल भाग कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए हों और इनकी उत्पत्ति किसी एक ही प्रोसेस के द्वारा एक ही समय में हुई हो। इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल देखने को मिल सकता है। अफ्रीका महाद्वीप में जो गोंडवानाज हैं, उनमें चट्टानों की जो संरचना है वो बिल्कुल दक्षिणी अमेरिका में जो सियरा डी
डेंटिल है उसकी भी चट्टानों की संरचना एक जैसी है दोनों की। इसका मतलब ये भी आपस में जुड़े हुए थे। अब तीसरा प्रमाण क्या है वैगनर के सिद्धांत के पक्ष में? तीसरा प्रमाण है जीव जंतु तथा प्राकृतिक वनस्पतियों के अवशेष। प्राकृतिक वनस्पति एक विशेष प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन सब में जो है एक प्राकृतिक वनस्पति के अवशेष पाए जाते हैं। नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। ग्लेसोपेट्रिस, तो ये प्राकृतिक वनस्पति है। और इसी तरह से जो पैलियोजोइक और मेसोजोइक युग की जो चट्टानें हैं उनमें विशेष प्रकार के जीवों के अवशेष, जिसमें मेसोसोर है और भी कई जीव हैं, उनके अवशेष पाए जाते हैं। पूरे के पूरे उसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, उधर से ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सब जगह एक जैसे वो पाए जाते हैं। तो इससे भी यही पता चलता है कि ये सारे के सारे महाद्वीप कभी ना कभी आपस में जुड़े हुए थे और इनमें एक जैसे जीव पाए जाते थे। और एक और विचित्र बात, स्कैंडिनेविया में लेमिंग्स प्रजाति के जीव एक विशेष ऋतु में पश्चिम की तरफ गति करते हैं और वो अटलांटिक तट पर पहुंचकर आनंद महासागर में डूब जाते हैं, मर जाते हैं। तो वैज्ञानिक ये अनुमान लगाते हैं कि इनके जो पूर्वज थे वो किसी विशेष ऋतु में पश्चिम की तरफ गति करते होंगे। पश्चिम की तरफ भी कोई सतल भाग रहता होगा तो वहाँ पे वो गति करते करते चले जाते थे। तो वो कौन सा था सतल भाग? उत्तरी अमेरिका, जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन अब वो दो अलग अलग भागों में विभाजित हो चुका है। लेकिन इन जीवों के अंदर अपने जो इनके एंसेस्टर्स हैं उनकी वो हेरिडिटी आ चुकी है। तो ये भी उधर की तरफ गति करते हैं उस ऋतु में, लेकिन अब वहाँ पे आनंद महासागर है, इसलिए ये हजारों की संख्या में मरते रहते हैं। तो इससे भी यही अनुमान लगाया जाता है कि ये वैगनर के सिद्धांत के अनुसार ये सारे आपस में जुड़े हुए थे और इस बात की पुष्टि करता है ये तथ्य भी। अब एक और तथ्य है, वैगनर ने ये बताया कि सारे आपस में जुड़े हुए थे और एक युग में पूरे के पूरे जो उत्तरी गोलार्ध है उसके ऊपर आइस शीट्स जमा हो गई थी। और इसका प्रमाण अब भी हम देख सकते हैं। जैसे जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है वहाँ पे हिम नदी के चिन्ह का पाया जाना, ये प्रूव करता है कि कभी ना कभी ये भाग भी कहाँ पे रहा होगा, शीत कटिबंध में। तभी यहाँ पे ग्लेशियर होगी और उसके जो है चिन्ह अब भी उपस्थित है। इसके अतिरिक्त एक और जो है जलवायु संबंधी तथ्य है, जैसे टुंड्रा प्रदेश है वहाँ पे कोयले का पाया जाना। तो ये किस प्रकार की जलवायु में कोयला बनता है? गर्म जलवायु में, जहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति हो। अब टुंड्रा प्रदेश में जहाँ पे बहुत मोटी बर्फ की परत जमा है वहाँ पे तो प्राकृतिक वनस्पति हो नहीं सकती। इसका मतलब ये भाग कभी ना कभी ऐसी जगह पे रहे होंगे जो उष्ण कटिबंध में होगा और फिर विस्थापित होकर कहाँ गए? शीत कटिबंध में आ गए। तो इससे भी वैगनर का सिद्धांत ठीक सिद्ध होता है। एक और वैगनर के पक्ष में प्रमाण ये है कि वैगनर ने ये बताया कि जब पृथ्वी बनी प्रारंभिक काल में पृथ्वी के अंदर लोहा और निकल धातु की वजह से पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल था, पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है। और अब तक ये जो मैग्नेटिक पोल है ये लगातार विस्थापित हो जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। वैगनर ने इसको वॉन्डरिंग ऑफ पोल का नाम दिया है। कई वैज्ञानिकों ने ये माना है, जैसे एक है वैज्ञानिक ब्लैकेट, उसने ये बताया कि जो भारत है वो भूमध्य रेखा के दक्षिण में था
और ग्रेट ब्रिटेन भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर था। तो इनमें विस्थापित होते रहे ये, तो इस वजह से ये जो है इनकी स्थिति चेंज हो चुकी है। तो ये बात भी वैगनर के सिद्धांत को ठीक प्रूव करती है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है तथ्य वैगनर के पक्ष में है कि जो ग्रीनलैंड है, जो बहुत बड़ा द्वीप है, और उधर से जो है उत्तरी अमेरिका यानी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच की जो दूरी है वो लगातार कम होती जा रही है। ग्रीनलैंड प्रतिवर्ष 32 मीटर पश्चिम की तरफ खिसक जाता है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जब इतना बड़ा ग्रीनलैंड खिसक सकता है तो बाकी महाद्वीप भी खिसके ही होंगे, जैसा कि वैगनर ने बताया है। और ये जो मूवमेंट है ग्रीनलैंड की, वो वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ये उसी समय की मूवमेंट जारी है, अब तक ग्रीनलैंड स्टेबल नहीं हो पाया है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो वैगनर के सिद्धांत को ठीक साबित करते हैं। अब बात करेंगे आलोचना की। वैगनर के सिद्धांत की आलोचना भी बहुत हुई। काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत होने के बावजूद कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या हुआ? पेंजिया का टूटना, उसके समय संबंधी आपत्ति जताई वैज्ञानिकों ने। वैगनर ने ये बताया कि पेंजिया कार्बोनिफरस युग में यानी 35 करोड़ वर्ष पहले जो है टूटना आरंभ हुआ। तो विद्वान ये मानते हैं कि भाई वो समय ऐसा क्या खास था कि उसमें पेंजिया टूटना शुरू हो गया। उससे पहले क्यों नहीं टूटा पेंजिया, या उसके बाद में क्यों नहीं टूटा, उसी युग में पेंजिया क्यों टूटना प्रारंभ हुआ? तो वैगनर के पास इसका कोई जवाब नहीं है। दूसरा, जिग्सा फिट की कल्पना की आलोचना। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि जो जिग्सा फिट की कल्पना है, अगर हम सभी महाद्वीपों को इकट्ठा करना चाहें तो पूरी तरह से एक दूसरे में फिट नहीं होते, उनमें कुछ अंतर रह जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो ब्राज़ील का उभरा हुआ भाग है, अगर उसको अफ्रीका महाद्वीप में गिनी की खाड़ी के साथ सटाया जाए तो उसमें 15 डिग्री का अंतर रह जाता है। और ये अंतर क्यों है? अगर ये एक ही सतल भाग के टूटे हुए दो भाग हैं तो आपस में फिट हो जाने चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका भी वैगनर के सिद्धांत कोई जवाब नहीं दे पाता। इसके अतिरिक्त एक और आलोचना हुई इसके सिद्धांत की कि वैगनर ने दो शक्तियों की बात कही। एक शक्ति भूमध्य रेखा की तरफ खींच रही थी पेंजिया को, और दूसरी शक्ति पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ जिस शक्ति ने खींचा उसका तो फिर भी चलो ये लगता है कि उससे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ, लेकिन भूमध्य रेखा की तरफ जो खिंचाव था उसकी वजह से महाद्वीपों का ज़्यादा फैलाव, ज़्यादा कंसंट्रेशन भूमध्य रेखा के पास हो जाना चाहिए था, जो कि वर्तमान समय में नहीं है। इसका मतलब वैगनर की जो शक्तियाँ जो वैगनर ने बताई वो सही नहीं थी। और एक और बहुत बड़ी आलोचना कि वैगनर ने जिस टाइडल फोर्स का जिक्र किया है वो फोर्स, पहली बात तो इतनी बड़ी शक्ति हो ही नहीं सकती। अगर हम मान भी ले कि ऐसी कोई शक्ति थी तो आज जो टाइडल फोर्स है उससे 900 करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल शक्ति होनी चाहिए थी, तब वो पेंजिया को तोड़ सकती थी। अगर हम ये मान भी ले कि इतनी ज़्यादा पावरफुल कोई फोर्स थी जो पेंजिया को खींच रही थी, तो उसके कारण फिर पृथ्वी की जो गति है, दैनिक गति, वो रुक जानी चाहिए थी। लेकिन पृथ्वी के इतिहास में ये कहा जाता है कि पृथ्वी आरंभिक काल से ही अपनी धुरी के ऊपर घूमती है, और कोई ऐसा युग या कोई ऐसा फेज नहीं आया पृथ्वी के इतिहास में जब पृथ्वी की दैनिक गति रुकी हो। तो एक ये उसकी आलोचना है। इसके अतिरिक्त वैगनर ने जो तर्क दिए हैं कि जो सियाल परत है वो सीमा के ऊपर तैरती थी, और जब वो विस्थापित हुए तो जो सीमा के अंदर जो अवसाद थी वो मुड़ के मोड़दार पर्वत बन गए। ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। तो कुछ विद्वानों ने ये बताया कि जो सियाल परत है
वो चाहे सीमा के ऊपर तैरती है, उसका घनत्व कम है, ये प्रूव हो चुका है, लेकिन उसकी शक्ति जो है वो कम नहीं है। और सियाल परत और सीमा के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वैगनर ने तथ्य बताए हैं, जो भी तर्क दिए हैं, वो आपस में ही कंट्राडिक्टरी है। तो एक इसकी आलोचना भी। और कुछ विद्वानों ने तो ये आलोचना की है कि वैगनर ने ये बताया कि भूमध्य रेखा की तरफ खिंचाव था और पश्चिम की तरफ, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि जो विस्थापन हुआ उसका केंद्र पोल रहे, ध्रुवों के अराउंड का। और इवांस ने तो यहाँ तक कहा कि जो भी मूवमेंट हुई वो अफ्रीका महाद्वीप के अराउंड हुई, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हुई है, अफ्रीका महाद्वीप से। और F.B. टेलर ने ये कहा कि ध्रुवों से जो है विस्थापित हुए हैं बाकी जितने भी लैंड मास थे वो। तो एक ही आलोचना। एक और इसकी आलोचना की जाती है कि अगर इतनी बड़ी शक्ति हम मान भी ले कि जिसने पेंजिया को तोड़ दिया, तो बाद में वो शक्ति कहाँ चली गई? जब पेंजिया टूट गया विभिन्न भागों में, तो वो शक्ति अचानक कैसे गायब हो गई? अगर हम ये मान भी ले कि पेंजिया को तोड़ने के बाद वो शक्ति क्षीण हो गई, कमजोर पड़ गई, लेकिन फिर भी एकदम गायब तो नहीं हो सकती ना वो शक्ति। और जब छोटे छोटे भागों में टूट चुका है पेंजिया, तो छोटे छोटे भागों के फिर फर्दर और ज़्यादा टुकड़े हो जाने चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त एक और आलोचना की जाती है कि अंध महासागर के बिल्कुल बीचों बीच जो कटक पाई जाती है, अंतर समुद्री कटक, वो कैसे बनी? इस तरह की कटक का निर्माण कब होता है? जब दो सथल भाग एक दूसरे की तरफ खिसकते हैं, तो बीच में जो अवसाद होती है वो ऊपर उठ जाती है और इस प्रकार की कटक का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब दो भाग एक दूसरे से सेपरेट होते हैं तो फिर खाई बनती है, कोई कटक नहीं बनती, पर्वत श्रेणी का निर्माण नहीं होता। तो ये कुछ आलोचनाएं हैं वैगनर की। इसके अतिरिक्त आप खुद भी देख सकते हो कि कौन सा पॉइंट वैगनर का तुम्हें ठीक नहीं लगता, कौन सी बात वैगनर के सिद्धांत को गलत प्रूव करती है, तो वो भी कर सकते हो। और हर सिद्धांत के पक्ष में भी प्रमाण होंगे, उसकी आलोचनाएं होंगी, लेकिन फिर भी वैगनर के सिद्धांत को आज तक भी मान्यता मिली हुई है। और अभी रिसेंटली ये पता चला कि जो मैग्नेटिक पोल है वो फिर दोबारा खिसक चुका है, तो ये भी वैगनर के पक्ष में ही प्रमाण है। तो जो आपको उचित लगे, लेकिन वैगनर के मत को बहुत ध्यान से समझना पहले, फिर इसके पक्ष में प्रमाण देखना और फिर इसकी आलोचना। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, वैगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। इसके बारे में कुछ भी पूछना हो कमेंट करके पूछ सकते हो, और किस टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो चाहते हो तुम मेरे से, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच।